मुजफ्फरनगर में नफरत की आग और फैली। अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मेरठ के आईजी और सहारनपुर के डीआईजी का ट्रांसफर कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में स्कूल कॉलेज बंद। 1000 लोगों पर एफआईआर। हिंसा पर राज्यपाल ने केंद्र को सौंप दी है अपनी रिपोर्ट। बिगड़े हालात पर फिर सवालों में अखिलेश सरकार। 1.5 साल में 34 बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग। विपक्ष का आरोप, फेल हो गई है अखिलेश सरकार। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर बीजेपी में मोदी का नाम तय। 19 सितंबर से पहले हो सकता है ऐलान, सूत्रों का दावा। आरएसएस चीफ आज लगा सकते हैं अंतिम मुहर। आसाराम जमानत के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में लगा सकते हैं गुहार, लेकिन इंदौर के बाद अब खंडवा में भी अवैध आश्रम का खुलासा। नोटिस थमाने की तैयारी। मासूमों का कब्रिस्तान बना कोलकाता का बीसी रॉय हॉस्पिटल। 6 दिन में 42 बच्चों की मौत पर जांच पैनल की लीपापोती। कहा, आते हैं इतने बीमार बच्चे जिन्हें बचाना मुमकिन भी नहीं होता। इक्कीसवीं सदी में भी देश के 32 में से 22 महानगरों में 1/3 आबादी प्यासी। रिपोर्ट से खुलासा, जमशेदपुर का सबसे बुरा हाल। दिल्ली, मुंबई, यहां भी हालत चिंताजनक। ओलंपिक में कुश्ती को एंट्री मिलने से रेसलर खुश। जी न्यूज से बोले ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार, देश को दिलाएंगे और मेडल। गाजे बाजे के साथ विराजे गजानन। मुंबई की आस्थाएं 10 दिन के लिए बप्पा के लिए बुक। मंचलों के लिए पांडालों में पुलिसिया तामझाम। मम्मियों की मम्मी कोलकाता की मिट्ठू चौधरी जीता जी टीवी का मेगा शो डीआईडी सुपर मॉम्स। गोवा की सेसिली नंबर 2 पर और सूरत की श्रद्धा नंबर 3 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आकाश सोनी। उत्तर प्रदेश सुलग रहा है, नफरत की आग फैल रही है और एक बार फिर सवालों में है अखिलेश सरकार। करीब 1.5 साल में 34 बार कम से कम दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या माना जाए, अखिलेश फेल? ताजा जानकारी ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 28 हो गई है। शनिवार को यह आंकड़ा 11 का था और अब जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम के बावजूद जो अभी अभी जानकारी आ रही है, मुजफ्फरनगर की हिंसा में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। और इतनी हिंसा के बाद आखिरकार अखिलेश सरकार की नींद टूटी है और ताबड़तोड़ ट्रांसफर उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ के आईजी ब्रिजभूषण को हटा दिया है। उनकी जगह भावेश कुमार सिंह मेरठ के आईजी बन गए। उधर सहारनपुर के डीआईजी डीसी मिश्रा को हटा दिया गया और उनकी जगह अशोक मुथा को नया डीआईजी बनाया गया है। सहारनपुर के कमिश्नर एसके श्रीवास्तव का भी तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के डीआईजी को तलब किया और साथ ही डीएम ने बयान जारी कर कहा है कि मुजफ्फरनगर में फिलहाल किसी नेता को नहीं आने दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का संसदीय दल वहां जाने की कोशिश करने वाला था, ऐसी खबर आई थी, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाएगा और किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ बॉर्डर पर ही उनको मुजफ्फरनगर हिंसा के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। डीएम ने यह भी कहा कि अगले 48 घंटों तक कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। डेथ टोल हमने आपको बताया कि 26 से बढ़कर 28 हो गई है।
कल एक थाना क्षेत्र में जहां घटनाएं हुई थी, कुछ गांव जहां सेंसिटिव हो गए थे, आज वहां बिल्कुल शांति है। किसी प्रकार की कोई नई घटना सामने नहीं आई है, कोई फ्रेश किलिंग नहीं है। डेथ टोल अभी भी 26 पे ही है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। जो थाना क्षेत्र सेंसिटिव था वहां पे एक्स्ट्रा आर्मी का कॉलम भी डिप्लॉय किया गया, 2 सेक्शन पैरामिलिट्री और वहां डिप्लॉय की गई, 2 एडिशनल एसपी और 2 सीओ की तैनाती की गई है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। थानों में अलग व्हीकल्स देके और मोबाइल पार्टीज बनाई गई हैं। सिचुएशन कहीं भी सुनने को मिलती है वहां तत्काल देखा जा रहा है और किसी प्रकार की नई कोई वायलेंस नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार मीडिया से थोड़ी देर पहले मुखातिब हुए थे और उन्होंने कहा था कि तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हिंसा को रोका जा सके। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है मुजफ्फरनगर की हिंसा में और आशंका इस बात की है कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि हालात वहां पर काफी गंभीर हैं। दूसरी ओर कई अधिकारियों के ट्रांसफर आखिरकार दबाव में आने के बाद में सरकार ने आज किए हैं। सेना का फ्लैग मार्च लगातार जारी है, अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिए गए हैं। खबर अभी कम से कम मुजफ्फरनगर के शहरी इलाकों से यह है कि हालात काफी हद तक काबू में है, लेकिन ग्रामीण अंचल में अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हिंसा पर पूरी तरह से काबू पाया नहीं जा सका है। आइए सुनते हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश अरुण कुमार ने क्या कहा है। अंडर सेक्शन 188, 153A, 353, 433 एंड 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट रजिस्टर किया गया है। इसमें 40 लोग नामजद हैं और करीब 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ हैं। जो टोटल मृतक हैं उनकी संख्या 28, जो कल की ही घटना के हैं, ये एक बॉडी बाद में मिली है तो 28 हो गई है। और कल के गिरफ्तारियों में 1 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 2 तमंचे, 20 तलवार और छुरियां बरामद की गई हैं। जी न्यूज संवाददाता आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। आलोक, सबसे पहले तो ये बताएं कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है, क्या आशंका है कि ये संख्या और बढ़ सकती है? देखिए आकाश, ये अभी तक की जो संख्या है वो बताई जा रही है 28, क्योंकि अभी बहुत सारे एरिया हैं जहां पे न सिर्फ कॉम्बिंग हो रही है बल्कि पुलिसिंग और सेना के लोग वहां पे हैं और साथ में इस बात का सर्च भी चल रहा है कि मृतकों की जो संख्या है उसको एग्जैक्ट बताया जाए। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी जाना बाकी है। ये पूरी कोशिश हो रही है। सरकार, मैं बताऊं आकाश, सिर्फ 2 एंगल पे काम कर रही है। एक तो ग्राउंड सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल करना और दूसरा किसी भी तरीके से सियासत ना होने पाए, वहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर ना पहुंचने पाए, इस 2 को प्राथमिकता रखते हुए वहां काम किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कल जब शाम को ब्रीफिंग हुई थी तो 19 मृतक बताए गए थे, लेकिन रात से अब तक ये फिगर 28 हुई है। इस बात की आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, चाहे वो शहर की बात हो या ग्रामीण इलाके की। लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है, तो न सिर्फ कर्फ्यू बरकरार रहेगा आगे तक, बल्कि सिचुएशन किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसलिए कोई भी बाहरी राजनीतिक आदमी या किसी तरीके का इन इलाकों में ना पहुंचे, इस बात की सरकार के सख्त निर्देश हैं। जी, ये भी बताएं कि बीजेपी के कुछ नेता ये आरोप लगा रहे थे कि पूरा सच मुजफ्फरनगर से सामने नहीं आ रहा है और इसीलिए वो अपना संसदीय दल वहां भेजना चाहते हैं, पर डीएम ने अब साफ कह दिया है कि किसी भी नेता को मुजफ्फरनगर में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने साफ एक टीम तय कर दी थी जो फैक्ट फाइंडिंग के तौर पे वहां जाती, और जिस तरीके से वो उनका आरोप था कि कहीं ना कहीं सच छिपाया गया, कहीं ना कहीं जिस तरह से घटना हुई है, जिस तरह से मृतक की संख्या है उसमें जरूर हेर फेर है। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ लखनऊ से आदेश गया है और जिसे वहां पे चाहे पुलिस के आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, उन्हें पालन करना है कि किसी भी कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी अंदर नहीं जाएगा, कोई नेता वहां नहीं आएगा, क्योंकि ये लगता है कि इससे कहीं ना कहीं सिचुएशन मुश्किल में आ सकती है, तनाव जो कि बना है वो बढ़ सकता है। तो प्रयास है ये कि स्थिति को सामान्य किया जाए और राजनीति किसी कदर न होने पाए। ये अलग बात है, चाहे लखनऊ या दिल्ली, वहां से बयानबाजी जरूर चल रही है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर है वहां पे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए लाइन ऑफ जो एक्शन है वो यही अपनाया गया है। आलोक पांडे हमारे साथ ही बने रहिए। जी न्यूज अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहता है कि आप अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें।
सोशल साइट्स पर जानबूझकर कुछ गलत वीडियो, कुछ झूठे वीडियो डाले गए हैं। इन पर ध्यान ना दें क्योंकि ये भावनाएं भड़काने की दृष्टि से डाले गए हैं। जी न्यूज आपसे ये वादा करता है कि आपको लगातार सही और सटीक खबर हम दिखाते रहेंगे। लेकिन अखिलेश सरकार ने पिछले दिनों में जिस तरह से इस हिंसा पर काबू पाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए, उसको लेकर लगातार उसकी आलोचना हो रही है। सबसे पहला सवाल उनसे ये कि 28 मौतों का जिम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल, 27 अगस्त को भड़की हिंसा पर सरकार ने कार्रवाई में इतनी देरी क्यों की। तीसरा सवाल, मुजफ्फरनगर मामले को अखिलेश ने गंभीरता से क्यों नहीं लिया। दुर्गा नागपाल पर 40 मिनट में एक्शन हो गया था, लेकिन सरकार यहां पर कई दिनों तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही थी। 28 मौत होने के बाद सरकार क्यों जागी। अखिलेश के 1.5 साल के राज में इतने ज्यादा दंगे क्यों भड़के हैं, क्योंकि कम से कम 34 बार दंगे भड़के हैं सिर्फ इस 1.5 साल में। अफसरों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपने में अखिलेश सरकार ने देरी क्यों की। अखिलेश खुद सामने आए, बताएं उनको क्या लगता है सरकार को वो चलाने में पास हुए या फेल हुए हैं। और कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार की सबसे कमजोर कड़ी क्यों है। आइए सुनते हैं बीजेपी नेता विनय कटियार का क्या कहना है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। प्रदेश की जनता को बना रहे हैं कि देश को गुमराह कर रहे हैं। पूरी तरह से आज 12-14 दिन हो गए हैं जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगा चल रहा है वो, और उस दंगे को इन्होंने एक सप्ताह करीब छिपा करके रखा। उसी समय कठोर कदम उठाए जाने चाहिए थे। इस सरकार ने कठोर कदम नहीं उठाए और उसका परिणाम है कि पूरे गांव-गांव सिविल वार जारी हो गया है। और जब सिविल वार जारी होता है तो सेना सहित सबको संभालने में कठिनाई हो रही है। और मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, अखिलेश को भी ध्यान देना चाहिए कि करें। सबसे तो आश्चर्य की बात है, महामहिम राज्यपाल ने भी केंद्र को रिपोर्ट भेज दी कि ये सरकार संभाल नहीं पा रही है, ये इनके नेतृत्व में सरकार ठीक नहीं चल पा रही है। अब ये रिपोर्ट महामहिम ने अगर भारत सरकार को भेजी है तो भारत सरकार को चाहिए कठोर कदम उठाए इसके विषय में। आइए एक बार फिर चलते हैं आलोक पांडे के पास। आलोक, ये बताएं कि शनिवार तक जो आंकड़ा आया था ये था कि 11 लोग मारे गए हैं और पिछले 2 दिन के अंदर 17 लोगों की मौत और हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके कौन से हैं और क्या अब सुरक्षा कवर सब जगह पहुंच गया है। बिल्कुल आकाश, अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन वाकई मुश्किल के थे, जहां पहले 11 की मौतें थी, बाद में अगर कल की बात की जाए तो वो सरकारी तौर पर 19 बताया गया और आज 28 तक हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कहीं ना कहीं शुरुआत में ही कदम उठा लिया गया होता, शुरुआत में ही पुलिस सतर्क हो गई होती तो ये स्थिति नहीं होती। यही वजह है कि विपक्ष बार बार सरकार से सवाल भी कर रहा है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई है। और अब जहां पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, स्थिति इतनी बेकाबू हुई कि सेना तक को बुलाना पड़ा। और इस दंगे का जो सबसे बड़ा पहलू था कि न सिर्फ शहर बल्कि गांव तक में भड़का, जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन को टैकल करना मुश्किल होता है। और न सिर्फ मृतकों की संख्या बढ़ी है बल्कि अभी भी तनाव बना है। अभी भी अधिकारी कहते हैं कि तनाव बना हुआ है, बस स्थिति नियंत्रण में है, इसलिए इसे और सामान्य करने में निश्चित तौर पे समय लगेगा। अभी देखना है कि लखनऊ से किस तरह के आदेश जाते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ बैठकें हो रही हैं। डीजीपी को थोड़ी देर पहले ही तलब कर दिया गया है सरकार में। अब ये देखना है कि क्या कुछ और भी गाज गिर सकती है शाम तक, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी हो या फिर गृह विभाग के, सभी कहीं ना कहीं प्रश्नों के घेरे में हैं। जी आलोक पांडे, लगातार मुजफ्फरनगर पर हमारी नजर बनी हुई है और साथ ही साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली से केंद्र सरकार क्या कर रही है और इस पर सियासत किस तरह से रोकने की पूरी कोशिश चल रही है, इस सब पर बात करेंगे। लगातार जी न्यूज पर यह कवरेज जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक।
उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की हिंसा से सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि क्या अखिलेश का बस का नहीं है उत्तर प्रदेश को संभाल पाना। 1.5 साल में 34 बार उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ा है, लेकिन राजनीति देखिए कि एसपी बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है और उधर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मायावती का राज था। और अब 2 गुटों की आग में झुलसा मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों में हुई हिंसा के बाद इस वक्त की हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर बीएसपी के शासन से तुलना करें तो बीएसपी का शासन इस वक्त से बेहतर था, जैसा कि समाजवादी पार्टी का शासन है। 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुजफ्फरनगर मेरठ में 3 दिनों की स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। बीजेपी अखिलेश सरकार की खिंचाई कर रही है तो बीएसपी ने फिर राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली है। आप देखिए, बरेली में 1-1 महीने का कर्फ्यू रहा है, प्रतापगढ़ के अंदर रहा है, कानपुर में रहा है, आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, सारे पूरे प्रदेश के अंदर जनता त्राही त्राही कर रही है। सरकार को हस्तक्षेप करके केंद्र की ओर से वहां पर संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। पूरा प्रदेश सांप्रदायिक तनाव में बना हुआ है। मेरा आरोप ये भी है कि सरकार स्वयं प्रायोजित तौर पर ये दंगा करा रही है। लेकिन अखिलेश के बचाव में तर्क उनकी पार्टी ने भी तैयार कर लिए। आरोप लगाया गया है कि वोटों को बांटने के लिए ये सब बीजेपी की चाल है। जिस तरीके से भाजपा एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है, कल मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से भाषण दिए गए, मुझे सरकार से कहना कि ऐसे भाषणों पर रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी हमेशा सेकुलरवाद का नारा लगाती रही, लेकिन अखिलेश सरकार के कार्यकाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा बड़े सवाल खड़े कर रही है। मुजफ्फरनगर से अमित प्रकाश के साथ आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। इधर दिल्ली से खबर यह है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर आज बीजेपी और आरएसएस की बैठक में आखिरी मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के नाम पर सहमति बन चुकी है और अब सिर्फ ये तय होना है कि आखिर ऐलान कब किया जाए। आज की बैठक में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं और साथ ही साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए आडवाणी भी पहुंच चुके हैं। आडवाणी कल जब शुरू हुई थी ये बैठक, ये 2 दिवसीय बैठक है और कल जब शुरू हुई थी तो आडवाणी पहले सत्र में नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण कई सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद से आडवाणी को लगातार मनाने की कोशिशें जारी हैं और आज वो बैठक में शामिल हैं। उधर नाबालिग से रेप के आरोपों में हवालात की हवा खा रहे आसाराम आज राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दे सकते हैं। जोधपुर की अदालत पहले ही आसाराम को जमानत देने से इनकार कर चुकी है। 31 अगस्त की रात आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया था। बाद में अदालत ने आसाराम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाएंगे और बताएंगे कैसे मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। तो विनायक, विघ्नहर्ता, गणेश, कितने ही नामों से जाने जाते हैं गणपति बप्पा। महाराष्ट्र के साथ पूरे देश भर में गणपति बप्पा घर घर पधार चुके हैं। लोग अपने प्यारे बप्पा के स्वागत में जुटे हैं। सबसे ज्यादा रौनक मुंबई में है। इस समय हम आपको लालबाग के राजा, गणेश गली के गणपति और पुणे के दगड़ू शेठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लालबागचा राजा सबसे मशहूर गणपति मुंबई के माने जाते हैं। ये कहते हैं मन्नतें पूरी करते हैं सबकी। गणेश गली के गणपति ये भी मशहूर गणपति हैं। और उसके साथ साथ दगड़ू शेठ गणपति के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं देश भर के गणपति पंडालों में। सबसे पहले मुंबई के 6 गणपति पंडालों की तस्वीरें।
पहली तस्वीर सिद्धिविनायक मंदिर की है, दूसरी तस्वीर मुंबई की ही गणेश गली की है। यहाँ गणपति की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई है। तीसरी तस्वीर चिंचपोकली की, जबकि चौथी तस्वीर जीएसबी गणपति मंडल की है। यहाँ भक्तों ने गणपति की मूर्ति को 70 किलोग्राम सोने के आभूषणों से चढ़ाया, सजाया है गणपति की मूर्ति को। और पांचवी तस्वीर पुणे के मशहूर दगड़ू शेठ गणपति की है, जबकि छठी तस्वीर में भक्त अपने अपने घर से घरों के लिए मूर्तियां ले जा रहे हैं। लेकिन हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे 12 तरह के गणपति के बारे में, जो प्रमोशन से लेकर विवाह तक कराते हैं। और मुंबई के सबसे अमीर जीएसबी गणपति मंडल में बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंडल की खासियत है यहाँ का तुलादान। तुलादान मन्नत पूरी होने पर किया जाता है। तुलादान में लोग अपने वजन के बराबर नारियल और दूसरी चीजें भगवान को दान करते हैं। तुलादान का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता निवेदिता मिश्रा ने। इस वक्त हम जीएसबी मंडल में हैं माटुंगा के, और जीएसबी की खास बात है उसका तुलादान। जिनकी भी मन्नत यहाँ पर पूरी होती है, यहाँ खास तौर पर यही वो मंडल है जहाँ पर तुलादान कराया जाता है। लोग मोदक अनाज के रूप में अपना तुलादान करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी अभी तुलादान करवाया है, क्या वजह है, क्या कुछ मन्नत पूरी हुई थी आपकी? भगवान पे विश्वास रखना श्रेष्ठ है, और एक बच्चे होने के नाते अगर मुझे जीवन में सफलता पानी है तो भगवान गणपति के आगे क्या है जो ज्ञान हमें दे सकता है। इसके लिए मैं हर साल जीएसबी मंडल आती हूँ, और मेरे साथ मेरी बहन भी आती है कि हम चाहते हैं कि हम पढ़ाई में बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत सफल हो। इसके लिए हम भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। तुलादान करवाया है, कोई खास बात? काफ़ी लोगों की मन्नत यहाँ पर पूरी हुई? हाँ, क्योंकि हर साल हम करते आए हैं, और जब भी मैंने कुछ प्रार्थना मांगी है वो हमेशा पूरा हुआ है। तो इसके लिए वह आस्था बनी रहे, इसके लिए मैं हर साल यहाँ आती हूँ। तुलादान करवाते हैं लोग ताकि आस्था बनी रहे, और साल दर साल हम बता दें कि ये जो आंकड़ा है तुलादान का जीएसबी में वो बढ़ता जाता है। निवेदिता मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। तो गणपति बप्पा के कई रूप हैं। विनायक कहते हैं इनको, गणेश कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं। इन सभी रूपों के दर्शन हम आपको दिन भर जी न्यूज पर आज कराते रहेंगे। लालबाग के राजा के दर्शन कराएंगे आपको। सबसे मशहूर मुंबई के गणपति गणेश गली मुंबई से भी गणपति के दर्शन कराएंगे। दगड़ू शेठ पुणे में आपको दर्शन कराएंगे आज पूरे दिन जी न्यूज पर। लिए चलते हैं आपको पुणे के मशहूर दगड़ू शेठ गणपति मंडल। यहां बप्पा की स्थापना से पहले मंदिर से पंडाल तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन सिंह ने। लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी कतार है गणपति बप्पा को अपने यहाँ स्थान पर ले जाने के लिए, घर पर ले जाने के लिए। पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई के ये गणपति है, और साफ दिख रहा है कि आखिर लोग कितने श्रद्धा के साथ इनकी स्थापना करने वाले हैं। 10 दिनों तक ये स्थापना चलेगी, और साथ साथ पूरा माहौल साफ दिख रहा है कि आखिर किस तरह से गणपति समारोह पुणे में मनाया जा रहा है। पहली झलक देखने के लिए पूरी तरह से लोग तैयार हैं कि किस तरह से पहली झलक देखा जाए। घरों से दूर दूर से, ऊपर से, अलग अलग जगहों से लोग एक झलक देखना चाहते हैं। और साथ क्योंकि अभी 10 दिनों तक पूरे गणपति का माहौल यहाँ रहेगा, और यहाँ बिल्कुल उसी तरह से, इस तरह से पूरे एक पारंपरिक तौर पर से इस सवारी के साथ इन्हें लेकर आया जा रहा है और इनकी स्थापना की जाएगी। यहाँ इस परंपरा में ये बात साफ है, ये साफ दिख रही है कि यहाँ के लोग पहले जिस तरह से स्थापना के पहले भी एक परिक्रमा होती है, और उसी परिक्रमा के दौरान लोग गणपति का दर्शन करते हैं। सार्वजनिक तौर पर इसे मनाने की शुरुआत यहाँ तिलक ने की थी, वही आज भी दर्शन होते हैं। लोग पूरी तरह से श्रद्धा के साथ यहाँ दर्शन करते हैं, और 10 दिनों तक वहाँ दर्शन करने के साथ गणपति बप्पा की विदाई तो करेंगे, लेकिन इस वायदे के साथ कि गणपति बप्पा जल्दी आना। और ये पूजा के शुरुआत हो गई है, और ये प्रभात फेरी बोला जा सकता है, क्योंकि सुबह सुबह की ये प्रभात फेरी कहते हैं। और यहाँ इलाके के सारे लोग जिन इलाकों में हैं, उन इलाकों में पूरे ढोल नगाड़े के साथ इन्हें प्रभात फेरी के साथ ले जाया जाएगा, फिर उसी मंदिर में प्रतिस्थापित किया जाएगा। कुल मिला के जो सार्वजनिक तौर पर शुरुआत की गई थी, वही परंपरा आज भी पुणे में देखने को मिल रही है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, पुणे। और आपके मुंबई के अलग अलग गणपति के दर्शन कराते हैं हम आपको। जीएसबी पंडाल से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता निवेदिता है, गणेश गली से जुड़ रही हैं शिल्पा, और लालबाग के राजा के यहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राकेश। सबसे पहले राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे मशहूर गणपति हैं लालबाग के राजा, जहां आज आप खड़े हैं। कहते हैं 15-15 लाख भक्तों की तादाद एक दिन में दर्शन के लिए आती है। आज कितने भक्त दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सब ये भीड़ की तस्वीर दिखाने से पहले हम हमारे दर्शकों से ये चाहेंगे कि वो लालबाग के राजा के दर्शन कर लें, क्योंकि लालबाग के राजा को मन्नत का गणपति कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से ही लोगों की मुरादें पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की भीड़ की। पिछले साल का रिकॉर्ड था कि एक दिन में यहाँ पर तकरीबन 18 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे और कुल मिलाकर के 11 दिनों में तकरीबन 1 करोड़ भक्तों ने यहाँ पर दर्शन लिए थे। आज भी यहाँ पर भीड़ कुछ कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त यहाँ पर बाहर काफी तेज बरसात हो गई है, उसके बावजूद यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर उनकी भीड़ उमड़ पड़ी है। इन्हें मन्नत की लाइन में अगर दर्शन करना है तो तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त लग रहा है, जबकि ये जो भीड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त तस्वीरों में, ये मुक्त दर्शन की लाइन है। मुक्त दर्शन में यहाँ पर ये जो भक्त हैं ये पिछले 3 से 5 घंटे से खड़े हैं, उसके बाद जाकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की जो गूंज है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है और उसी से जो है यहाँ का जो वातावरण है, जो माहौल है वो गणेश में हो गया है। बिल्कुल, वहाँ का माहौल भी गणेश में है। और जीएसबी पंडाल का किस तरह का माहौल है बताने के लिए हमारे साथ निवेदिता है। निवेदिता, सबसे अमीर गणपति माने जाते हैं यहाँ के जो गणपति हैं जहाँ आप हैं, भक्तों का और कितना चढ़ावा होगा और कितने और अमीर बनेंगे आज गणपति? जी बिल्कुल, सबसे अमीर गणपति हैं जीएसबी के मंडल के गणपति और भक्तों के मामले में भी काफी अमीर है, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़, किस तरह का भक्तों का हुजूम यहाँ पर है। हम सीधे आपको सबसे पहले जीएसबी के दर्शन कराना चाहेंगे, जहाँ पर भव्य आरती चल रही है। दोपहर की आरती इस वक्त जीएसबी में चल रही है, जिसको देखने के लिए लाखों भक्त इस वक्त यहाँ पर आए हैं। आज पहला दिन है तो काफी लोग यहाँ पर आए हैं, छुट्टी का दिन है। साथ ही हम बताना चाहेंगे तो जीएसबी में जो लोग आते हैं जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पर जीएसबी में तुला दान करते हैं, यानी जो भी उनकी जब मन्नत पूरी होती है वो अपने वजन का कोई न कोई किसी न किसी तरह का दान यहाँ पर करते हैं। जो देख रहे हैं हम कि लगातार तुला दान भी यहाँ पर भगवान के सामने चल रहा है। तुला दान की अगर हम बात करें तो एक दिन में आज रजिस्टर्ड 2000 यहाँ पर तुला दान हुए हैं। ये जो गणपति है इनको देखने के लिए, इनकी मूर्ति को देखने के लिए लाखों लोग महाराष्ट्र के बाहर से, देश भर से यहाँ पर आते हैं, तुला दान यहाँ पर करवाते हैं। जो गणपति सबसे अमीर गणपति हैं, पूरे मुंबई के 60-70 किलो में सोना चढ़ा हुआ है। सबसे अमीर गणपति के दर्शन आपने हमें कराए। गणेश गली चलते हैं जहाँ शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा, सबसे अमीर गणपति के भी दर्शन कर लिए, मशहूर गणपति के भी दर्शन कर लिए, आप कौन से गणपति के दर्शन कराएंगे? जी, गणेश गली के जो गणपति हैं वो सबसे पुराने गणपति यहाँ पे माने जाते हैं मुंबई के। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं, आप उनकी मूर्ति है यहाँ पे और जो बहुत ही भव्य मूर्ति है और उसे आभूषणों से जो है सजाया गया है। और साथ ही हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है भक्तों की, जो कि सुबह से लंबी कतार में खड़े हैं। और ये जो कतार है ये रास्ते से बहुत दूर, रोड से कहीं से शुरू होती है और यहाँ जाके ख़त्म होती है। और यहाँ पे बारिश भी बहुत तेज अभी हो रही थी, लेकिन फिर भी जो भक्त हैं वो उसी भक्ति को लेकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। और साथ ही यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सोमनाथ मंदिर की भी आकृति बनाई गई है, जो हम आपको अभी दिखा नहीं सकते, दूसरी तरफ है वो। और साथ ही यहाँ पे जी शिल्पा, तो आपने सबसे पुराने गणपति के दर्शन कराए, निवेदिता ने हमें सबसे अमीर गणपति के दर्शन कराए और सबसे मशहूर गणपति के दर्शन कराए राकेश ने। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। गणपति के सारे रूपों के दर्शन आज हम जी न्यूज पर दिन भर कराते रहेंगे। विघ्नहर्ता, विनायक के कौन कौन से रूप होते हैं, देवता भी इनकी पूजा करते हैं। हर काम का शुभारंभ विघ्नहर्ता की पूजा करके ही होती है। इनके सारे रूपों के दर्शन, महिमा आपको हम दिखाएंगे आज जी न्यूज पर पूरे दिन। लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को।